अब जरा देखते हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है। पहले एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज विजिबल होने लग जाए। और एक से ज्यादा बना लेते हैं, मतलब पूरा इंडिफरेंस मैप बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन इंडिफरेंस कर्व जहां पर आपको चार आईसीज बने हुए दिख रहे होंगे, आईसी 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों आईसी अलग अलग लेवल ऑफ कंजम्पशन बता रहे हैं और इसीलिए अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस पे मिल रहा होगा? आईसी 4 पे, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट है एंड हाईएस्ट कर्व डिपिक्ट्स हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चलिए इसकी जब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, प्रॉपर्टीज बोलूं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं, फीचर्स बोलूं, एक ही बात है। पहली प्रॉपर्टी है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सर डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब, इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट देखने पर, ये लेफ्ट में तो ऊपर था और राइट आते आते ये नीचे आ गया। सो दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कोई भी होता है ना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स हैं, इनमें से कोई एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं, क्योंकि राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो अपवर्ड स्लोपिंग दिखेगा, और ओरिजिन लेफ्ट में है तो ओरिजिन से एक्स की तरफ देखते हैं तो हमको आइडिया लगता है कि ये ऊपर था, ऊपर से नीचे आ गया। जैसा कि मैं बोल रहा था कि भाई एक्स और वाई ये दो वेरिएबल्स हैं, इनमें से कोई एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा कम हो रहा है, मतलब इनके बीच में कोरिलेशन नेगेटिव है कि एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। आगे चल के हम देखेंगे कि डिमांड कर्व भी आएगा, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हमने ऑलरेडी देख रखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि जैसे जैसे कंजम्पशन की यूनिट बढ़ती जाती है मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। एक चीज बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, ऐसी सिचुएशन में हमारा कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगा। इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था, इंडिफरेंस कर्व भी इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग भाई? बिकॉज क्या रीजन है इसका? इट हैपेंस बिकॉज to increase the consumption of one good, consumption of other good has to be sacrificed. जैसे हमारे एग्जाम्पल में हम एप्पल को सेक्रीफाइस कर रहे थे, हमारे पास वाई एक्सिस पे एप्पल्स थे एंड एक्स एक्सिस पे मैंगोज थे। मैंगोज को बढ़ाने के लिए हम एप्पल्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वी हैव टू रिमेन ऑन द इंडिफरेंस कर्व ऑल्सो। इसीलिए एक का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरे को उतना ही रहने देंगे, दूसरे को कम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम इंडिफरेंस कर्व पे नहीं रहेंगे। इंडिफरेंस कर्व पे रहने का मतलब आपको हर कॉम्बिनेशन में बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। So while increasing the consumption of one good, we have to reduce the consumption of another. ये इसका रीजन हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी हम इंडिफरेंस कर्व की देखें तो दिस इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन।
हम इसको अगर ओरिजिन से देखें, आई टोल्ड यू कि आप अपना आई यहां पर मानिए, और ओरिजिन से जब आप इसको देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये कॉन्वेक्स शेप दिखेगा। कॉन्वेक्स शेप मतलब अंदर की तरफ मुड़ी हुई थोड़ी, एक स्पून, स्पून आपने देखा होगा, स्पून की पीछे वाला हिस्सा जो होता है ना वो कॉन्वेक्स होता है, आगे वाला कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स कॉनकेव, आपने 10th स्टैंडर्ड में कहीं लेंस पढ़े होंगे, उसके अंदर ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स आते थे। एनीवेज, तो इसका शेप कैसा है, कॉन्वेक्स शेप है। सो आई कैन राइट द सेकंड प्रॉपर्टी इज इट इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लिख के छोड़ नहीं देना है, टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। जो हमारा ऑरिजिन पॉइंट है वो है, वहां से देखने पर हमको ये कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स दिखता है। अब ऐसा क्यों होता है, आई हैव टोल्ड यू द रीजन। मैंने आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझाया है। वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर कांस्टेंट होती तो एक स्ट्रेट लाइन होता, ऊपर से नीचे तक, नीचे एकदम सीधा होता। लेकिन क्योंकि वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 6, 3, 2, 1 इस तरह से कम हो रही थी हमारे एग्जाम्पल में, वो किसी और एग्जाम्पल में कुछ और वैल्यूज हो सकती थी, पर ओवरऑल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिड्यूस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन पे कॉन्वेक्स हो जाता है। हमारा इंडिफरेंस कर्व पॉइंट ऑफ ऑरिजिन पे कॉन्वेक्स नजर इसलिए आता है बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दिस इज बिकॉज the marginal rate of substitution reduces as one goes down the indifference curve. बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, ध्यान से समझना। इंडिफरेंस कर्व पे जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, साथ साथ में ऐसा नहीं कि नीचे हम कांस्टेंट रेट से आ रहे हैं, जी नीचे आने की जो रेट है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो रेट कम होती जा रही है। दिस इज बिकॉज MRS reduces as one goes down the indifference curve. MRS is the slope of IC. MRS is the slope of IC। ये वाली लाइन में इसको थोड़ा और वैल्यू एनहांस करने के लिए इसमें डाल देता हूँ, ऑलरेडी मैं MRS लिखा चुका हूँ। MRS is the slope of IC। ये बात बहुत ध्यान से रखना, ध्यान में रखना, बिकॉज आगे अपन ये स्लोप ऑफ IC वाली बात की वजह से ही इंडिफरेंस कर्व और एक और कॉन्सेप्ट है बजट लाइन का, इनको मिला करके हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता कर लेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ IC, MRS इज द स्लोप ऑफ IC, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, MRS इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इजी, राइट? दीज आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक बार इनको नोट डाउन करिए, मैं आगे और प्रॉपर्टीज बताता हूं आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो देखने को मिलती है वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे टच नहीं हो रहा है। एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे टच होने का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि एक्स या वाई दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 हो जाए। मतलब अगर ये इंडिफरेंस कर्व आगे जाकर के एक्स एक्सिस पे टच हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ऐसे ही अगर ये इंडिफरेंस कर्व ऊपर कहीं जाके वाई एक्सिस से टच हो जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। अब जब मेरे को कॉम्बिनेशन बनानी है तो मैं 0 वाले कॉम्बिनेशन क्यों बनाऊंगा,
मैं ऐसा क्यों दिखाऊंगा कि 0 मैंगोज और 20 एप्पल्स, वो तो कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ ना। कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें दोनों की प्रेजेंस जरूरी है, एप्पल्स भी मैंगोज भी। और क्योंकि हम कॉम्बिनेशन में 0 नहीं ले सकते, ना एप्पल्स में ना मैंगो में, तो एट द एंड हमको क्या देखने को मिलता है कि ये न तो एक्स एक्सिस न वाई एक्सिस किसी को भी टच नहीं करता। समझना जरा, फिर से समझना। IC नेवर टचेस एनी एक्सिस, ये किसी एक्सिस को टच नहीं करता। दिस हैपेंस बिकॉज IC shows combinations of two bits. And a combination cannot be formed taking consumption of any of the good to be 0। जब हमको कॉम्बिनेशन फॉर्म करना ही है तो कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, कम से कम एक एप्पल एक मैंगो तो मिनिमम होना चाहिए, राइट। हम किसी को भी 0 नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई IC नेवर टचेस एनी ऑफ द एक्सेस। क्योंकि एक्सेस टच करने का मतलब कि वैल्यू किसी न किसी एक्स की या वाई की किसी की एक की वैल्यू 0 हुई है। आई थिंक ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इंडिफरेंस कर्व की, वो है अगर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स हैं तो कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये पैरेलल है, इनके बीच का गैप अलग अलग हो सकता है, लेकिन कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है? टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व मतलब दो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और पूरे इंडिफरेंस कर्व पे थ्रू आउट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो अगर उनके बीच का कोई ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट है तो उसका मतलब ये हुआ कि दोनों का सेटिस्फेक्शन एटलीस्ट उस पॉइंट पे बराबर है। मैं ड्रॉ करके बताता हूं, बेटर समझ में आएगा। आप बोल रहे हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व्स को इंटरसेक्ट करा दो, मैं बोलता हूं करा देते हैं, ठीक है। ऐसा आपने कहा, एक इंडिफरेंस कर्व ये और दूसरा इंडिफरेंस कर्व ये, दोनों एक दूसरे को टकरा गए। एक है IC1 और एक है IC2। IC1 पे दो पॉइंट्स है, मान लीजिए एक है A और एक है B। IC2 पे भी मैं एक और पॉइंट बनाता हूं C। आपके हिसाब से पहले पहले अगर IC1 देखें, हम IC1 देख रहे हैं, IC1 में क्या देखने को मिलता है कि A और B दो पॉइंट्स हैं। तो कैन आई से दैट A पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो B के बराबर होगा? यस, यू कैन से दैट। ठीक है, अब दूसरा IC2 को देखते हैं। IC2 देख रहे हैं तो वहां पे भी हमको देखने को क्या मिल रहा है कि उसके ऊपर भी दो पॉइंट्स हैं B एंड C। तो क्या IC2 के हिसाब से बोल सकता हूं कि B और C इक्वल है? हाँ बोल सकता हूं, बिकॉज एक IC पे होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो जब IC1 पर A और B बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं और IC2 पर B और C बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो A और C का सेटिस्फेक्शन भी तो बराबर है। सो आइडियली A और C का सेटिस्फेक्शन बराबर होना चाहिए, but two different ICs never provide the same level of satisfaction. Two different ICs never provide same satisfaction.
ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे दें। आई होप ये समझ में आया। आगे इसको लिख लेते हैं एक बार। ऐसा क्यों होता है, इसको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स अच्छे फ्रेम करेंगे, सेंटेंस अच्छे फ्रेम करेंगे, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए। Two indifference curves never intersect each other. Why it happens? This happens because two different ICs show different level of consumption different level of consumption बस different level of consumption का मतलब क्या हुआ, which means different satisfaction, which means different level of satisfaction। ठीक, इतनी बात समझ में आई। क्या है ना, दो अलग अलग आईसीज दो अलग अलग लेवल ऑफ कंजम्पशन दिखा रहे होंगे। जैसे यहां एग्जांपल में IC1 और IC2 अलग अलग लेवल ऑफ कंजम्पशन दिखा रहे हैं, और अलग अलग कंजम्पशन लेवल का मतलब अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कि एटलीस्ट उस पॉइंट पे उन दोनों का सेटिस्फेक्शन सेम है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन would imply same level of satisfaction at that point on the two ICs, क्योंकि वो पॉइंट तो दोनों ही ICs पे होगा। Any point of intersection means same level of satisfaction at that point, कि एटलीस्ट इस पॉइंट पे IC2 और IC1 दोनों बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible। मतलब ये वाली सिचुएशन कैसी है, इज इट पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आईसी ना एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को टच करेंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टी और रह गई है, पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर उस पर चलते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी समझने के लिए मैं फिर से एक बार इंडिफरेंस मैप ड्रॉ करता हूं और आपको पर्पस याद दिलाता हूं कि क्यों हम इंडिफरेंस कर्व को बनाते हैं। IC1, IC2, IC3, IC4, ये चार आईसीज बनाए। ये चारों आईसीज क्या क्या डिपिक्ट कर रहे होंगे? पहली चीज ये बता रहे होंगे डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन। डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन बता रहे हैं। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोलता है? कंज्यूमर अलग अलग लेवल ऑफ कंजम्पशन करते हैं और हमेशा प्रेफर करते हैं हायर कंजम्पशन। तो ये सब अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में बता रहे होंगे। जो सबसे नीचे वाला आईसी है वो सबसे कम कंजम्पशन बता रहा है, तो सबसे कम सेटिस्फेक्शन बता रहा है। जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जा रहे हैं
हायर द आईसी हायर द कंजम्पशन, एंड हायर द कंजम्पशन हायर द सेटिस्फैक्शन. मतलब डिफरेंट आईसीज शो डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो. तो ये क्या और शो कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी शो कर रहे हैं. बिल्कुल कर रहे हैं सर. तो मैं अब लास्ट जो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, फिफ्थ प्रॉपर्टी आईसीज की, वो है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द सेटिस्फैक्शन. ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है. Higher IC depicts higher level of satisfaction. अब ऐसा क्यों होता है? सीधा रीजन है इसका, बिकॉज हायर IC shows higher level of consumption, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस. बताया था आपको मोनोटॉनिक प्रेफरेंस. कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर कंजम्पशन. क्यों भैया मोर कंजम्पशन क्यों चाहिए होता है? आपसे पूछूं एक चॉकलेट अच्छी है या दो चॉकलेट अच्छी है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली बात है, दो चॉकलेट अच्छी है. क्यों? ज्यादा चॉकलेट मतलब ज्यादा सेटिस्फैक्शन. As per the monodic preference, a consumer always prefers more consumption because more consumption provides him higher level of satisfaction. More consumption provides him higher level of satisfaction. आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी. एक प्रॉपर्टी नहीं है, बट एक कंफ्यूजन हो जाता है लोगों के बीच में कि उनको लगता है कि दो आईसीज है ना, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम रहेगा. अरे ऐसा नहीं है कि आईसी और आगे कंटिन्यू होता रहेगा, इस साइड भी इस साइड भी. ये यहां से यहीं तक है और अब आगे नहीं बढ़ सकता. आगे नहीं बढ़ सकता तो आगे इसको इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं कर रहा. ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में हमेशा गैप सेम रहेगा. मतलब दिस नो कंपल्जन ऑन टू आईसीज बीइंग पैरेलल. इट इज नॉट नेसेसरी. नोट, ICs need not be parallel to each other even if two ICs never intersect. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आईसी ऐसा नहीं है कि अनएंडिंग लाइन है जो चलती रहेगी इधर भी इधर भी. ये बस यहां से यहां तक की लाइन है. तो दो आईसी अगर आपस में कहीं मिल नहीं रहे, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो पैरेलल होंगे ही होंगे. हो सकते हैं पैरेलल, कोई एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है जो वो पैरेलल हो, बट ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में वो पैरेलल हो. राइट. सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इसके साथ हमारा इंडिफरेंस कर्व वाला पोर्शन है वो खत्म हो गया है. अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि कौन सा आईसी हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, तो IC4 सेटिस्फेक्शन देगा. भूलिए मत हमारा मेजर पर्पस क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का, कि हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ढूंढ के निकालें. कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मतलब वो सिचुएशन जहां उसको मिलता है हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन. मतलब हम चाहेंगे कहीं ना कहीं कि IC4 पे रहें, क्योंकि IC4 मतलब ज्यादा कंजम्पशन, और ज्यादा कंजम्पशन मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन, और ज्यादा सेटिस्फेक्शन ही हमारी टारगेट है. लेकिन अब तक हमने इसमें एक चीज नहीं जोड़ी है. यहाँ तो सिर्फ इच्छाओं की बात हो रही है, अभी पेइंग कैपेबिलिटी की बात नहीं हुई. उसके लिए हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा बजट लाइन. तब हम देखेंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, इन सब में से बजट में कौन है.
कौन सा ऐसा है जो आप अफोर्ड कर सकते हो। इन चारों आईसीज में से कौन सा आईसी ऐसा है जो आपके बजट के अंदर है, और जो आपके बजट के अंदर होगा उसको हम चूज कर लेंगे। ओके।